अरे क्या हो गया? क्या हो मोहित? कृष्णा, तुम जो दो तो डाउट भेजे हो, दो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो गलत ही है। कौन दिया ये क्वेश्चन? कृष्णा, बताओ, फटाफट रिप्लाई करो। तुम लोग सब चुप बैठो। हो गया है, क्लास शुरू हो गया है, ठीक है? अब शांत बैठना है। क्वेश्चन नंबर 1 कृष्णा जो तुम भेजे वो क्वेश्चन गलत है, उसमें कुछ फिगर मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। A firm earns revenue of rupees 50 when the market price of goods is rupees 10. The market price increases to 15 and the firm now earns revenue of 150. What is the price elasticity of supply? बोलो तो रे। जब प्राइस 10 रुपए था तब टोटल रेवेन्यू 50 रुपए था। जब प्राइस 15 हो गया टोटल रेवेन्यू 150 हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल। क्या करोगे? पहले तो क्वांटिटी फाइंड आउट करो। जब 5 रुपए था टोटल रेवेन्यू 50 था, मतलब क्वांटिटी कितना था? 5 यूनिट। जब टोटल रेवेन्यू 150 था, प्राइस 15 था, क्वांटिटी कितना था? 10। अब सारा डेटा है तुम्हारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करके निकाल लो। ठीक है कृष्णा, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 में द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज यू। द क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल द सेलर सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 24 इफ ही सप्लाइज 40 यूनिट? क्या लिखा है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़ो, खुद खुद को समझ में आएगा, क्वेश्चन ही गलत है। द लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स इज यू। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल द सेलर सप्लाई, कितना क्वांटिटी सेलर सप्लाई करेगा एट अ प्राइस ऑफ 24 इफ ही सप्लाइज 40 यूनिट, अगर वो 40 सप्लाई कर रहा है। जो निकालने बोला है वही क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, तो जो टीचर दिया उनको थोड़ा चेक करवा लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, या तो कुछ मिसिंग है या तो कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, मेन मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका 80% ऑफ द चैप्टर डिडक्ट हो गया। ठीक है, मतलब सिलेबस से हट गया है। सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। तो मतलब मार्केट क्या होता है वो पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे मार्केट का, मतलब बेसिक तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद जब टाइप्स ऑफ मार्केट आएगा तब उसमें हम लोग सिर्फ एक प्रकार का मार्केट जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन वो पढ़ेंगे। मोनोपोली, उसके बाद ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सब सिलेबस से कंप्लीटली हट गया है। इस बार के लिए सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही है। तो चैप्टर 10 में जितना परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक है वो सारा है, और चैप्टर 11 में भी जितना परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक है सिर्फ वही हमारे सिलेबस में।
तो परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के बाकी जितना भी टाइप्स ऑफ मार्केट है वो सारा सिलेबस से हट गया। ठीक है, हम लोग सिर्फ बाकी सभी फॉर्म्स का एक बेसिक डिस्कशन करेंगे, बुक से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे क्या होता है अलग अलग प्रकार का मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं मेन मार्केट फॉर्म्स। अब मेन मार्केट फॉर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले मार्केट का डेफिनेशन को समझना। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? घर में बोलते हो सब्जी लेने मार्केट जा रहा हूँ, सब्जी तो तुम लोग खास लाने जाते नहीं होगे, और भी जो भी सामान लेने मार्केट जा रहा हूँ, घर में ये बोल के जाते हो। अब मार्केट होता क्या है, को बोलेंगे मार्केट? सुने हो शेयर मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, सब्जी मार्केट। तो उस मार्केट बोलते किसको, क्या होना चाहिए जो हम लोग उसको मार्केट के नाम से क्लासिफाई करेंगे, और क्या नहीं होगा तो हम उसको मार्केट नहीं बोलेंगे। जहां पे भी सामान खरीदते बेचते हैं उसको मार्केट बोल देंगे। सिर्फ इंटरेक्शन होने से हो गया, फोन पे कर लेंगे इंटरेक्शन, बात कर लेंगे। सिर्फ पॉइंट दोनों का सही है, लेकिन सिर्फ उतना होने से मार्केट नहीं होगा, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। सिर्फ बायर और सेलर इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको मार्केट हम लोग नहीं बोलते। ठीक है, तो बायर और सेलर तो क्लब के अंदर भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो क्लब क्या एक मार्केट है? तो इसलिए नहीं। तो उसके साथ और भी बहुत सारा चीज होना चाहिए, वो क्या क्या है? वेयर वी कैन बाय थिंग्स, जहां पे हम सामान खरीद सकें बस उसको मार्केट बोलेंगे। फिक्स जगह होता है, तो शेयर मार्केट का कोई फिक्स जगह है कि घर में कहीं से भी यूज कर सकते हो, बाहर भी यूज कर सकते हो, या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के यूज कर सकते हो ना यूज। तो फिक्स जगह तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है, और साथ में कुछ होना चाहिए, सिर्फ बाइंग सेलिंग से मार्केट तो नहीं बोला जाएगा। तो कुछ चार पॉइंट से देखो, वो चारों फीचर अगर किसी भी चीज में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मार्केट। जैसे एरिया, मतलब मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया, द एरिया बिकम्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। अब ये एरिया का डेफिनेशन अगर हम निकालें तो एरिया का डेफिनेशन हो सकता है डिजिटली करें, हो सकता है फिजिकली करें, या हो सकता है किसी और तरीके से वो लोग एक दूसरे से डील करें। ठीक है, तो एरिया का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग बोलेंगे। एरिया का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी माध्यम जिससे कि बायर और सेलर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर फिजिकली कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेस को मार्केट बोलेंगे, डिजिटली कर रहे हैं तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको मार्केट बोलेंगे। तो उस प्रकार से वो किसी भी तरीके से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा एरिया के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट है बायर भी होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए। सिर्फ सेलर है या सिर्फ बायर है तो मार्केट नहीं बनेगा। एक मार्केट को बनाने के लिए उसमें बायर ऑफ द कमोडिटी भी होना चाहिए और सेलर ऑफ द कमोडिटी भी होना चाहिए। खरीदने वाले बहुत लोग हैं, बेचने वाला कोई नहीं है, तो उसको हम लोग मार्केट नहीं। बेचने वाले बहुत लोग हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो भी हम लोग उसको मार्केट नहीं बोले। बायर एंड सेलर शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, हाउएवर कॉन्टैक्ट डज नॉट नेसेसरीली मीन फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, बायर का भी अवेलेबल होना जरूरी है, सेलर का भी अवेलेबल होना जरूरी है। अवेलेबल होने का मतलब फिजिकल अवेलेबिलिटी जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके से बायर खरीदने में इंटरेस्टेड होना चाहिए और सेलर बेचने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कोई कॉमोडिटी होना चाहिए। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट देयर मस्ट बी अ कॉमोडिटी which will be sold and purchased among buyers and sellers। कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी होना चाहिए, और उसके बाद कंपटीशन। their existence of competition among buyer and seller is also an essential condition for the existence of a market, otherwise different prices may be charged for the same commodity। ठीक है, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हर इंसान where we can have varieties and see the goods before buying, उसका ये सारे फीचर्स तो हैं ही, जैसे अभी हम लोग आएंगे और भी बहुत सारे फीचर्स में, ये सब छोटे मोटे फीचर्स तो हैं, लेकिन मेन फीचर्स में क्या क्या आता है? मेन फीचर्स में तीन चार चीज आता है। एक तो सबसे पहला बायर होना चाहिए, दूसरा सेलर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। पहला बायर, दूसरा सेलर, तीसरा दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, और चौथा कोई कॉमोडिटी होना चाहिए। किसी कॉमोडिटी के बेसिस पे ही मार्केट क्रिएट हो रहा होता है, अगर कॉमोडिटी नहीं है तो मार्केट क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन मार्केट का।
Market refers to the whole reason where buyer and seller of a commodity are in contact with each other to effect purchase and sale of a commodity. ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे एसेंशियल कंडीशंस हैं, जैसे कि कॉमोडिटी होगा, उसका प्राइस होना चाहिए, बायर एबल टू बाय होना चाहिए, सेलर का एबिलिटी होना चाहिए सेल करने का, सिर्फ बोल रहा है बेचना है तो नहीं हो पाएगा, सेलर का एबिलिटी भी होना चाहिए, बायर का भी एबिलिटी होना चाहिए परचेज करने का, सेलर का सेल करने का एबिलिटी होना चाहिए। तो ये सारे छोटे मोटे फीचर्स बहुत सारे हैं जो कि हम लोग जनरली बुक में लिखते नहीं है। बुक में अगर फीचर्स पूछेगा तो 3-4 फीचर्स है, वही लिख के आना है। एसेंशियल कंडीशंस में सबसे पहला एक एरिया होना चाहिए जहां पे मीट करें, बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है, कॉमोडिटी होना जरूरी है और उनके बीच में कॉम्पिटिशन होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, मीनिंग एंड बेसिक ऑफ क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। अब किस किस के बेसिस पे हम लोग मार्केट को क्लासिफाई करेंगे? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्केट को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहला है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ऊपर आएंगे टॉपिक पे। सबसे पहला देखो, कुछ दो प्रकार का मार्केट होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, सिर्फ दो ही प्रकार का मार्केट होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और कोई सब टाइप नहीं है, लेकिन इनपरफेक्ट के अंदर बहुत सारा वैरायटीज आता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इनपरफेक्ट और परफेक्ट। ठीक है, अब परफेक्ट के अंदर और कोई वैरायटीज नहीं है, परफेक्ट मतलब सिर्फ एक ही वैरायटी है इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। लेकिन इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर हजारों प्रकार का वैरायटी, जितना इतना सारा वैरायटी है कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे उतना सारा वैरायटी, लेकिन हम लोग जनरली 3 या 4 वैरायटी को पढ़ते हैं। इस बार हमारे सिलेबस में ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन को पूरा काट दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इस इनपरफेक्ट के अंदर आता है मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत प्रकार का मार्केट फॉर्म्स इसके अंदर में आ जाता है। ठीक है, एक तो परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, इस प्रकार का और बहुत प्रकार का फॉर्म्स है मार्केट का, जो कि हम लोग इतना सारा फॉर्म्स है, गूगल में जाके लिखोगे तो तुमको 20-30 तो फॉर्म्स बताएगा इनपरफेक्ट के अंदर, लेकिन सारा पढ़ने का कोई नीड नहीं है। हम लोग सिर्फ अभी के लिए तो परफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और इनपरफेक्ट में सिर्फ समझेंगे मोनोपोली क्या होता है, डुओपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, बस इतना हम लोग समझेंगे और बाकी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ऊपर आ जाओ, यहाँ पे मीनिंग एंड बेसिक ऑफ क्लासिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। कौन कौन से बेसिस पे हम लोग मार्केट को क्लासिफाई करते हैं? मतलब जो अभी हम क्लासिफिकेशन किए, परफेक्ट, इनपरफेक्ट, परफेक्ट के अंदर कोई सब्सटीट्यूट कोई सब टाइप नहीं था, लेकिन इनपरफेक्ट के अंदर जो 3-4 टाइप्स था, वो सबको क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो इनमें से कोई कोई क्राइटेरिया। जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, या फिर बहुत कम बायर हैं बहुत कम सेलर हैं, या सिर्फ एक सेलर है बहुत सारे बायर हैं, या सिर्फ बहुत सारे सेलर हैं और सिर्फ एक बायर है, ऐसा कभी हुआ है? कोई ऐसा एग्जांपल जानते हो? बायर सिर्फ एक है लेकिन सेलर्स बहुत सारे हैं, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारे कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन खरीदने वाला सिर्फ एक ही कंपनी। सोचो, होगा ऐसा? है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है ऐसा? बनाने वाले, बेचने वाले, दुकानदार बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन खरीदार सिर्फ एक है। सिर्फ एक ही कंपनी है जो उस सामान को खरीदता है और दुनिया में कोई भी कंपनी उस सामान को नहीं खरीदता। और बनाने वाले लेकिन 2-3-4-5 कंपनी जो उसका प्रोडक्ट को बना रहे। ऑपोजिट तो पता है सबको कि बनाने वाला एक है, खरीदने वाले बहुत है, ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन जहां पे बायर सिर्फ एक है, सेलर बहुत सारे। सोचो, आएगा दिमाग में? रेगुलरली बहुत बार यूज भी किए हो तुम प्रोडक्ट ऐसा? फोन? क्या बात कर रहे, इतने सारे बायर और इतने सारे सेलर्स हैं फोन।
यस लतिका, इंडिया का है और गवर्नमेंट का कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। जो खरीदता है वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इंडिया का ही है। पेट्रोल। थोड़ा तो सोच के बोलो, अभी भरवा के आ रहे होगे तुम। वेरी गुड सौम्य रंजन करो। क्या? सौम्य रंजन करो। रेलवे, इंडियन रेलवे का जो बोगी होता है, जो चक्का होता है, जो ट्रैक होता है, जो अंदर कम सामान होता है, वो बहुत सारे कंपनी बनाते हैं। ठीक है, उसको बनाने वाले कंपनी हजारों हैं इंडिया में, जो इंडियन रेलवे का सामान बनाते हैं। इंडियन रेलवे का जो व्हील है, जो इंजन है, जो बोगी है, वो बहुत सारे कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और वो लोग किसको सप्लाई कर रहे हैं? इंडियन रेलवे को सप्लाई कर रहे हैं। क्या वो चक्का कोई और खरीदता है? कोई खरीदार नहीं। क्या वो बोगी कोई खरीदेगा? खरीदा। प्राइवेटली ट्रेन को खरीदना या ओन करना ही अलाउ नहीं है इंडिया में, तो कोई खरीदेगा ही नहीं बोगी। कोई बायर और है ही नहीं, सिर्फ एक ही बायर है जिसका नाम है इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोप्सोनी। वो भी है इनपरफेक्ट के अंदर, जैसा भी हम लोग मोनोपोली ओलिगोपोली पढ़े ना, वैसे मोनोप्सोनी ऐसा करके और भी वैरायटी है। ये मोनोप्सोनी के अंदर में आता है, जहां पे सेलर सिर्फ एक है। सेलर बहुत सारे हैं लेकिन बायर सिर्फ एक है, ऑपोजिट उसका। ठीक है, तो ऐसा हजारों क्राइटेरिया मिलेगा, हजार प्रकार का वैरायटीज मिलेगा मार्केट के अंदर में। उतना ज्यादा दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग को बस थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ना है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हम लोग मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। अगर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो हो सकता है वो मोनोपोली के अंदर में आए या किसी और फॉर्म्स के अंदर में आए। ठीक है, इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, an individual buyer or seller is not in a position to influence the price of the commodity. अगर हम लॉजिकली थोड़ा सा बात करें, देखना पढ़ाई तो क्या फिर से हो जाएगा, दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक को समझा जाए। ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं किसी चीज के और बहुत सारे सेलर्स हैं, तो प्राइस किसके कंट्रोल में? जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो किसके कंट्रोल में है? सोच के बताना, सोच के बताना। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, कौन कंट्रोल करेगा प्राइस? कौन कंट्रोल करेगा प्राइस? बायर्स भी हजारों हैं, सेलर्स भी हजारों हैं। क्यों भाई बायर्स? चॉइस है तो क्या हुआ, सेलर के पास भी चॉइस है, बायर बहुत सारे हैं। वैसे डिसाइड नहीं हो सकता। आज तुम जाके डिसाइड करो तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में सेम करवाओ, तो जाके सब्जी बाजार में आलू का प्राइस सेम करा के दिखाओ खाली, बरगढ़ के मार्केट में। दुनिया का तो छोड़ो, पॉसिबल नहीं है ना। हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, हर कोई अपना बिजनेस को देखेगा। तो जब बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो प्राइस किसी का कंट्रोल में नहीं होता। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड। ठीक है, प्राइस के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम लोग प्राइस ऑटोमेटिक मार्केट में डिसाइड होगा। डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा। तो वहां पे किसी का पावर नहीं चलता। कोई इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल सेलर अपना दादागिरी दिखा के ना प्राइस बढ़ा सकता है ना प्राइस कम कर सकता है। उसको मार्केट में जो प्राइस चल रहा है अकॉर्डिंग टू उसके उसको एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका बिजनेस बंद हो जाए। ठीक है, ये फीचर है कब? जब बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक सेलर है और बायर्स बहुत सारे हैं। अब बताओ, अब ऑब्वियसली प्राइसिंग पावर किसके पास है मार्केट में प्रोडक्ट का? सेलर के पास में। इसको बोलते हैं मोनोपोली बिजनेस, है ना। इसको बोलते हैं मोनोपोली बिजनेस, जहां पे सेलर सिर्फ एक है लेकिन बायर बहुत सारे हैं। तो अब प्राइसिंग का पावर या डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? सेलर के पास। अब ये बायर्स लोगों का कुछ नहीं चलेगा, सेलर जो बोलेगा वो होगा मार्केट में। सेलर चाहेगा तो प्राइस बढ़ाएगा, सेलर चाहेगा तो प्राइस कम करेगा। सेलर चाहेगा तो किसी को कम प्राइस में देगा, सेलर चाहेगा तो किसी को ज्यादा प्राइस में। ठीक है, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी वो कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग इंसान से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। ठीक है, तो वो चाहेगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी वो कर सकता है। तो ये हो गया मोनोपोली। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका ऑपोजिट, सेलर्स बहुत सारे हैं, बायर एक है, जैसे इंडियन रेलवे। अब प्राइसिंग पावर किसके हाथ में? बायर के हाथ।
अब बायर बताएगा प्राइस, किस प्राइस पे वो खरीदेगा, और सेलर को उस प्राइस पे सप्लाई करना पड़ेगा। अगर सेलर उस प्राइस पे सप्लाई नहीं करता है तो वो किसी और सेलर से खरीद लेगा। ठीक है, तो अब प्राइसिंग पावर किसके पास है, मार्केट को कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, बायर के। तो नंबर ऑफ बायर और सेलर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट के। ठीक है, कोई भी बिजनेस तुम करो फ्यूचर में, नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बिजनेस कितना वो बिजनेस सक्सेस करेगा। और नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स के अकॉर्डिंग ही हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग किस प्रकार का प्राइसिंग पॉलिसी या किस प्रकार का बिजनेस पॉलिसीज हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, अगर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी छोटे मोटे लोगों को देख के हम लोग हमारा प्राइसिंग को डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे सेलर्स हैं और बायर्स कम है, तो अब सारा पावर किसके पास है, बायर्स के पास। ठीक है, तो उस प्रकार से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अगर बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स हैं, in case of large number of buyers and seller, an individual buyer or seller is not in a position to influence the price of the commodity. However, if there is a single seller of the commodity, अगर seller सिर्फ एक है, then such seller exercise great control over the price. मोनोपोली के केस में होता है, seller एक होता है, तो पूरा प्राइसिंग पावर किसके पास रहता है। नेचर ऑफ द कॉमोडिटी, नेक्स्ट, if the commodity is of homogeneous nature, that is identical in all respects, then it is sold at a uniform price. Then it is sold at a uniform price. अगर आइटम होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अगर आइटम अलग अलग है, बहुत सारे सेलर्स हैं, सभी का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, मतलब बायर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है। बायर, मान लो मैं सामान खरीदने गया, 5 दुकान वाले सेम सामान बेच रहे हैं, मैं सामान देख के बता नहीं पा रहा हूं कि मैं किस, मतलब मेरे को, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है या उसमें एक्स्ट्रा क्या है। जैसे मान लो मैं आलू खरीदने गया, सभी दुकान के पास सेम आलू है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है या ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, उस केस में प्रोडक्ट का प्राइस वो लोग अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है, कुछ अलग प्रोडक्ट है, एक काला आलू बेच रहा है, दूसरा गोरा आलू बेच रहा है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल, अब जो भी और कोई भी एग्जांपल ले लो, एक मान लो हेल्दी आलू बेच रहा है और एक अनहेल्दी आलू बेच रहा है, ठीक है, हाँ, ऑर्गेनिक और केमिकल, वेरी गुड, एक ऑर्गेनिक बेच रहा है, एक केमिकल वाला बेच रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक वाला का प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है बाकियों से, तो अब वो अपना प्राइस सेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, अलग प्राइस, अब वो अपना अलग प्राइस सेट कर सकता है, ठीक है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, इफ द कमोडिटी इज ऑफ होमोजीनियस नेचर, अगर सभी का दुकान का कमोडिटी सेम टाइप का है तो उनका प्राइस भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट अलग अलग है तो प्राइस भी अलग अलग, ठीक है। However, if the commodity is differentiated nature, like brands of toothpaste, अलग अलग टूथपेस्ट का अलग अलग प्राइस है ना, क्यों, फीचर्स अलग अलग है सभी टूथपेस्ट में, है ना, कोई क्या, हाँ, मोबाइल भी है, ठीक है, टूथपेस्ट में भी हर टूथपेस्ट अलग अलग फीचर्स के साथ आ रहा है आज के दिन में, लेटेस्ट फीचर्स रामदेव बाबा दे रहा है, ठीक है, दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेटेस्ट फीचर रामदेव बाबा दे रहा है ना टूथपेस्ट में, हाँ, नहीं, नमक तो चलो आजकल कॉमन हो गया है, वो तो क्या क्या डाल दे रहा है, वो तो इतना सारा जड़ी बूटी डाल दे रहा है कि, तो टूथपेस्ट हर कोई अलग अलग फीचर का बेच रहा है, ठीक है, देन इट मे बी सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस। अगेन, इफ द कॉमोडिटी हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, अगर कॉमोडिटी का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर हम जो कॉमोडिटी बेच रहे हैं उसका कोई सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो तुम बताओ क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगा ही होगा। अगर हमारे प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा होगा। लाइक रेलवे, देन द सेलर कैन चार्ज हायर प्राइस फॉर द बायर्स, ठीक है, क्या, हाँ, वो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। देखो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होता है, कभी कभार बिजनेस करने में इनवर्स बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है। देखो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स क्या होता है, अगर बिजनेस को शुरू करने में या बंद करने में सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, या फिर कोई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है,
या फिर कोई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर है। एंट्री एग्जिट बैरियर मतलब किसी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए बहुत बड़ा बैरियर है, या तो लाइसेंस लेना पड़ता है, या तो कुछ बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या तो कोई टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए, या तो कोई पेटेंट्स चाहिए। तो इस प्रकार का अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उस केस में क्या होता है, नया एंट्री बंद हो जाता है मार्केट में। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, आज टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनी है बच्चे, कौन कौन? जियो, वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया है क्या? बंद हो गया, चल रहा है ना वोडाफोन आइडिया, और उसके बाद एयरटेल और बीएसएनएल को तो छोड़ ही दो, 3 है, ठीक है। तो मान लो 3-4 कंपनी जो भी हैं, और बहुत सारे लोग क्यों नहीं आ जाते? लोगों के पास पैसा नहीं है टावर लगाने का। लगाओ तो प्रद्युमन है, अच्छा प्रद्युमन उसको बोलो, चेतन लगाओ, लगाओ एक टावर। क्यों नहीं लगा पाएंगे हम? क्यों नहीं यहाँ पे क्यों नहीं लगा पाए टावर, और हम हमारा कंपनी क्यों नहीं शुरू कर पाए? क्यों? तो रीजन है ना कुछ, क्या रीजन है? एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है, साथ ही साथ में बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट, लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट से परमिशन का रिक्वायरमेंट है, प्लस एक टावर लगा देने से काम नहीं होगा। यहाँ से फोन जाएगा, बजेगा कहाँ? वहां भी टावर चाहिए, है ना, वहां पे फोन बजने के लिए भी टावर चाहिए। अरविंद, ठीक है, ठीक। तो समझने का कोशिश करो, कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, एंट्री का बैरियर है, प्लस कभी कभार इंडस्ट्री में क्या होता है, एग्जिट बैरियर भी हो। एग्जिट बैरियर मतलब अगर हम बिजनेस को बंद कर दिए तो हो सकता है बहुत ह्यूज लॉस हो जाए, है ना। जैसे अगर एक स्टील प्लांट में बैठाया था बहुत बड़ा, आज स्टील प्लांट को बंद कर दूं, ठीक है, तो मेरा स्टील प्लांट में नॉर्मली जो नुकसान हो रहा था तो वो तो होगा, छोड़ो, वो जो एवरी ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लॉस आ रहा था वो तो होगा ही होगा। साथ ही साथ में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है इतना बड़ा, उसका कोई खरीदार नहीं है, फिर वो सारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जीरो हो जाएगा, वैल्यू स्क्रैप के भाव में बिकेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो बहुत जगह क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर होता है, और बहुत सारे इंडस्ट्री को एग्जिट करने के लिए भी गवर्नमेंट का लाइसेंस, जैसे तुम बिजनेस को करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, बिजनेस बंद करने के लिए भी परमिशन लेना। छोटे मोटे बिजनेस में, पान दुकान में नहीं होता है ऐसा, बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा होता है कि हमको जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए परमिशन चाहिए, बिजनेस को बंद करने के लिए भी परमिशन चाहिए। आज ऐसा नहीं हो सकता कि जियो रातों रात बिजनेस बंद करके भाग जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, क्योंकि हजारों लोग आज उसके ऊपर डिपेंडेंट है, हजारों क्या लाखों करोड़ों लोग आज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो एक दिन में अगर बंद करके भाग जाएगा तो बाकी पूरा इंडिया का क्या होगा? तो वो अपने हिसाब से ऐसे बंद नहीं कर सकता, ठीक है। उसको बंद करना है तो उसके लिए उसका प्रोसेस है, उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेके उस प्रोसेस को फॉलो करके बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। बैंक रातों रात बंद करके भाग जाए तो क्या हो जाएगा लोगों का, है ना प्रॉब्लम। इंश्योरेंस कंपनी रातों रात बंद हो जाए तो जिसका इंश्योरेंस किया था, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। हम बिजनेस को ऐसे बंद भी नहीं कर सकते। बंद करने के लिए टैक्स नहीं देना पड़ता, परमिशन लेना पड़ता, ठीक है। जो लोन लिया था उसका तो फायदा है, जो बैंक में डिपॉजिट किया था उसका क्या? लोन लेने वाले 100 लोग हैं ना, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने वाले 1000 लोग हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट किसको देखेगा? 1000। और लोन लेने वाले सब बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका पैसा डूबे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डिपॉजिट कर रहे थे वो लोग कौन है? छोटे छोटे सेविंग्स करने वाले लोग, जिसको सैलरी मिलता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई कहीं पे छोटा मोटा काम करता है, वो लोग थोड़ा थोड़ा हर महीना पैसा जमा करके बड़ा मुश्किल से बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। अगर बैंक बंद हो जाए तो लार्ज स्केल में लॉस किसका होगा? बैंक का तो होगा ही होगा। बैंक का तो होगा ही, लेकिन बैंक कैसे पैसे लेके भाग जाएगा क्या? तो तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करने का नीड क्या है? बैंक खोलो, पैसा लो और चलो। नहीं, ठीक है, देखो, तो अब क्या है, वहां पे परमिशन लगता है, ठीक है। हम ऐसे ही किसी बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते या किसी को बंद नहीं कर सकते। छोटा मोटा बिजनेस का बात नहीं है, बड़े बिजनेसेस का बात है। वो लोग ना एंट्री कर सकते हैं ना एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई एंट्री और एग्जिट का बैरियर है,
इफ देयर इज अ फ्रीडम फॉर एंट्री एंड एग्जिट देन द प्राइस विल बी स्टेबल। अगर फ्रीडम है तो स्टेबल है, लेकिन अगर फ्रीडम नहीं है, एंट्री एग्जिट में कोई बैरियर है, तो उस केस में प्राइस क्या रहेगा, स्टेबल नहीं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं अब वो लोग अपना मर्जी चलाएंगे, अपना प्राइसिंग पॉलिसी सेट करेंगे, और जो लोग एग्जिट कर रहे हैं वो लोग भी अपना एग्जिट कर चुके हैं वो लोग भी अपना करेंगे। तो प्रॉब्लम कहां पे आएगा, प्राइसिंग को। However, if there are restriction on entry in new firms and exit of the old firm, then the firm can influence the price as it has no fear of competition from others or new firm. उसको दूसरों से कंपटीशन का डर नहीं रहेगा, है ना। आज जियो वाले को कंपटीशन का डर है क्या, नहीं है। उसको लगता है क्या अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो कल मोदी अपना एक तो टावर लॉन्च कर देगा, लगता है डर, नहीं लगता डर। क्या बैंक वाले को डर लगता है कि मैं अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा तो कल दूसरा एक तो नया बैंक आके मेरे बगल में खोल लेगा और वो सबको लोन दे देगा, ऐसा लगता है डर, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बिकॉज वहां पे एंट्री एंड एग्जिट बैरियर है, ठीक है। एंट्री एग्जिट बैरियर होने से, क्योंकि जो लोग एंटर कर चुके हैं अब उनका मजा हो गया, अब वो लोग क्या देख रहे हैं, और कोई आ नहीं सकता तो जो मर्जी वो प्राइस रखो, है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर ही नहीं है, तो अगर एक आदमी प्राइस बढ़ाएगा तो क्या होगा, मान लो एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं है, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई भी बिजनेस बंद कर सकता है, ठीक है। अब मान लो मैं एक बिजनेस में हूं, मैं उसका प्राइस बढ़ाते जा रहा हूं, नो एंट्री बैरियर, और लोगों को क्या दिखाई देगा, बाहर जो लोग हैं उनको क्या दिखाई देगा, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, डेली प्राइस बढ़ा रहा है ना, हम भी ये बिजनेस करते हैं, तो वो लोग भी वो बिजनेस करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसको वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिकॉज वहां पे एंट्री बैरियर नहीं है, तो वो लोग बिजनेस करना शुरू करेंगे। जब वो लोग बिजनेस करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स हो जाएंगे, जब बहुत सारे फॉर्म्स हो जाएंगे तो सप्लाई बढ़ता जाएगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। सप्लाई टू प्राइस इफेक्ट देखो, प्राइस टू सप्लाई नहीं, सप्लाई टू प्राइस। किसी भी चीज का सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए मार्केट में फिर प्राइस कम होना शुरू होता है, ठीक है। तो अगर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर है तो मनमर्जी चलेगा, अगर एंट्री एंड एग्जिट बैरियर नहीं है तो प्राइस क्या रहेगा, स्टेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। इफ द बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट नॉलेज about the market condition, then a uniform price prevails in the market. However, in case of imperfect knowledge, अगर मार्केट का सही नॉलेज नहीं है, then sellers are in a position to charge different. अगर बायर होशियार है तो उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, तो वो जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे खरीदेगा, उससे ज्यादा या कम में तो खरीदेगा नहीं। अगर बायर बेवकूफ है तो सेलर उसको क्या कर देगा, और बेवकूफ बनाएगा, जिससे कि वो ज्यादा प्राइस चार्ज करे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे अगर मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है तो प्राइस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो प्राइस स्टेबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखना, when a factors of production can move freely from one place to another, then a uniform price prevails in the market. अगर हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है तो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इसका क्या लॉजिक है, और इसको क्या लिख दें, ये एक बड़ा बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी, ठीक है, मेट्रो सिटी और स्मॉल टाउन। अब यहाँ पे एक फैक्ट्री था, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे घर वाले थे जो लोग डेली फैक्ट्री में जाते काम करते, ठीक है, हर रोज इन लोग ये फैक्ट्री में काम करने, बगल में फैक्ट्री था, एवरीडे जा रहे हैं काम कर रहे हैं। अब फैक्ट्री वाला क्या बोलता है कि मैं इतना सैलरी नहीं दे सकता, सैलरी तुम्हारा कम कर, पहले मैं दिन का 500 रुपये देता था, अब दिन का 200 रुपये दूंगा, जिसको काम करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, नहीं करना है तो काम छोड़ दो। तुमको क्या लगता है क्या करेंगे,
क्यों करेंगे लगता है? वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मान लो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे? 200 मिले चाहे 180 कर दो मालिक, लेकिन काम दे दो बोले, है ना। 500 के जगह आप 200 बोल रहे हो, हम तो 180 में भी काम करने के लिए रेडी है। वरना अगर काम नहीं करेंगे तो खाली बैठेंगे। तो अगर ऐसा केस है कि ये लोग यहां से यहां मूव नहीं कर सकते, मतलब बाहर जाके या किसी दूसरे जगह जाके काम नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर ये लोग मूव कर सकते हैं तो फिर क्या ये लोग 200 में काम करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेट्रो सिटी में जो फैक्ट्रीज हैं वो लोग कितना रुपए दे रहे हैं? 500 रुपए दे रहे हैं पूरा। 500 रुपए वो लोग भी दे रहे हैं पूरा। तो ये लोग क्या बोलेंगे? इसको 500 देना है तो दो, वरना हम चले, है ना। हम चले, कहाँ चले? सिटी चले। सिटी में जाके काम करेंगे, बढ़िया से रहेंगे भी, खाएंगे पिएंगे भी, और पूरा का पूरा सैलरी भी मिलेगा। ठीक है। तो अगर परफेक्ट मोबिलिटी है, इसको बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है, तो उस केस में क्या होगा? उसका प्राइस कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं हो सकता, करेंगे जब तक अच्छे से जॉब ना मिले लतिका। ठीक है। जॉब कब मिलेगा? जब वो लोग मूव करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है। क्योंकि टाउन में नया फैक्ट्री आएगा और जॉब मिलेगा, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। सिटीज में तो जॉब मिल रहा है, तो वो लोग अगर मूव कर पाएंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा, मूव नहीं कर पाएंगे तो वो लोग जॉब नहीं मिलेगा उन लोग। ठीक है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेडी है, तो उस केस में उसको क्या मिलेगा? सही दाम मिलेगा, मतलब यूनिफॉर्म प्राइस उसको मिलेगा। लेकिन अगर वो जाने के लिए रेडी नहीं है, वो इमोबाइल है, वो उस जगह में फिक्स है कि मेरे को यहीं पे काम चाहिए, तो उस केस में क्या होगा? प्राइस अलग अलग। ठीक है। When the factors of production can move freely from one place to another, एक जगह से दूसरे जगह हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, then a uniform price prevails in the market। तब मार्केट में क्या होगा? यूनिफॉर्म प्राइस होगा, क्योंकि वो दूसरे फॉर्म वाले तो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना लेबर खोजने का। 500 में उनको लेबर मिलेगा तो वो लोग रख लेंगे, और लेबर अगर मूव कर सकता है तो फैक्ट्री वाले को प्रॉब्लम होना चाहिए। लेबर लोग के पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ इमोबाइल ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स, अगर हमारा गुड्स या फैक्टर एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं हो सकता, तो उस केस में डिफरेंट प्राइस में प्रिवेल इन द, सब अलग अलग जगह में अलग अलग प्राइसेस चार्ज। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखना, इसमें सिर्फ और हमारा एक ही टॉपिक है, परफेक्ट कंपटीशन, जो हमारे सिलेबस के अंदर में। ठीक है। इसके बाद जितने भी टॉपिक है, मतलब कहां से काटना है? आओ नीचे, यहां से लेके इस चैप्टर के एंड तक सब कुछ काट दो। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, समझ गए ना लास्ट तक? उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली, काट देना। ये भी डिफरेंस बिटवीन भी सारा काट लेना, ओलिगोपोली भी काट लेना, और कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स भी काट लेना। ठीक है। बस ये चैप्टर में यहां तक है। परफेक्ट कंपटीशन, अब देखना परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन refers to market situation when there are very large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product। homogeneous मतलब सेम प्रोडक्ट। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं एट फिक्स प्राइस। क्यों फिक्स प्राइस है? अलग अलग भी तो बेच सकते थे,
फिक्स क्यों है प्राइस? प्रोडक्ट होमोजीनियस है, प्लस सिर्फ होमोजीनियस होने से हो जाएगा? बायर्स और सेलर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बायर्स और सेलर्स भी बहुत सारे हैं और सबका प्रोडक्ट भी क्या है, सेम है। तो उसके कारण कोई भी बायर या कोई भी, पहले सेलर का बात करते हैं, कोई भी सेलर प्राइस बढ़ा नहीं सकता। अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएगा तो लोग उससे खरीदेंगे नहीं, बगल वाले से खरीद लेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्राइस कम करेगा तो मार्जिन का तो स्कोप है ही नहीं, ठीक है, तो वो प्राइस कम भी नहीं कर सकता। तो ना प्राइस बढ़ा सकता है ना प्राइस कम कर सकता है। अच्छा, मार्जिन क्यों नहीं है? मार्जिन तो हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी जब इतने सारे सेलर्स हैं ना, तो हर कोई प्राइस कम कर करके एक ऐसा लेवल में आ चुका होगा कि अब और थोड़ा सा भी कम करने का स्कोप नहीं है। तो वो लोग थोड़ा सा भी अब प्राइस कम नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो 20 रुपए का प्रोडक्ट था, सभी लोग 100 रुपए में बेचते थे, ठीक है। अब एक नया दुकानदार आया, क्योंकि एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। एक नया आदमी आया मार्केट लेने के लिए, क्या करेगा? तो बाकी लोग क्या करेंगे? 95 में बेचेंगे। फिर दूसरा कोई आ गया तो ऐसे कम कर करके कहां पहुंच चुका होगा? किस में पहुंच गया होगा? मतलब इतना कम मार्जिन में पहुंच चुका होगा कि अब अगर कोई थोड़ा सा भी मार्जिन को कम करता है ना, तो सबको ये लगेगा उसको, उस बेचारे को लॉस होना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल भी स्कोप प्रॉफिट का ज्यादा है नहीं। मतलब एक नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाया जा सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक ठाक। यही पढ़े हम लोग, पढ़े लिखे आदमी यही बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट, और एबनॉर्मल मतलब पूरा एकदम छप्पर फाड़ के प्रॉफिट, है ना। हम पढ़े लिखे लोग तो यही बोलेंगे। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? पढ़े तो थे, तुम बताओ ना, तुम बताओ, देखते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट था क्या? हम्म, क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट में हम लोग जब इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को कवर कर पाए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो कवर करना ही करना है। अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट तक कवर कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों को कवर करने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसा बच जा रहा है, तो वो जितना एक्स्ट्रा पैसा बचा वो क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का तो स्कोप होता है मोनोपोली के अंदर में, एबनॉर्मल प्रॉफिट का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी इतना कम हो चुका है कि अब एबनॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है क्या? लॉस तो हो ही सकता है किसी भी बिजनेस को। लॉस से क्या लेना देना? तो कितने नंबर ऑफ बायर है, कितने नंबर ऑफ सेलर है, लॉस तो किसी भी बिजनेस को हो सकता है, ठीक है। अगर बिका ही नहीं माल तो लॉस तो होगा ही ना। अगर प्रोडक्ट बिका ही नहीं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका तो नुकसान होना ही होना है, ठीक है। तो लॉस तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट में हमको देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो। परफेक्ट कंपटीशन के केस में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो पाना पॉसिबल है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो पाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो फीचर्स के अंदर क्या क्या लिखेंगे? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट और फिक्स प्राइस। तीन फीचर्स तो हम लोगों को समझ में आ गया। देखते हैं और क्या क्या फीचर्स है। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, सेलर सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। द प्राइस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय पर्टिकुलर फर्म बट बाय द, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म के में क्या डिफरेंस होता है बता रहा हूँ। इंडस्ट्री का मतलब होता है होल टोटल, मतलब सेम बिजनेस में या सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जितने भी फैक्ट्रीज हैं सभी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। जैसे कि राइस मिल, ठीक है, अगर हम राइस मिल का बात करें तो पर्टिकुलर एक राइस मिल को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या है? एक फर्म है। लेकिन इस उड़ीसा में जितने भी राइस मिल है सभी को अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या है?
इंडस्ट्री, ठीक है, उसको हम लोग राइस इंडस्ट्री बोलते हैं। तो उस प्रकार से क्लासिफाई होता है। तो ये एक जन का थोड़ी, सबको मिला के इंडस्ट्री बोल, सभी को मिला के हम लोग इंडस्ट्री बोलेंगे। और सिर्फ अगर एक फॉर्म है तो वो एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर में ऐसा डेफिनेशन है। तो अब यहां पे बताओ प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस वाला डिसाइड करेगा या सभी के डिमांड एंड सप्लाई से जो डिसाइड होगा वो होगा? सभी के डिमांड एंड सप्लाई से मिला के जो प्राइस डिसाइड होगा वही मार्केट में चलेगा। तो इसीलिए प्राइस कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री डिसाइड करता है, ना कि कोई फॉर्म डिसाइड, ठीक है। अब इंडस्ट्री डिसाइड करता है मतलब ये नहीं कि सभी राइस मिलर लोग एक साथ बैठेंगे टेबल में और प्राइस डिसाइड करेंगे। इंडस्ट्री डिसाइड करने का मतलब है कि ओवरऑल इंडस्ट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे जो प्राइस डिसाइड होगा मार्केट में वो प्राइस फिक्स हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री का डिसीजन। फर्म का डिसीजन क्या बोलते हैं, एक आदमी जो अपना प्राइस डिसाइड करेगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्म के प्राइस का डिसीजन, ठीक है। चलो एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट कॉम्पिटिशन देखते हैं, क्या क्या एग्जांपल है। फर्स्ट, इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज नेवर एग्जिस्टेड। ऐसा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, परफेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। रियलिटी में अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का बात करें तो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जैसा बहुत सारा बिजनेस है जहां पे दिखेगा कि तुमको परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है। द क्लोजेस्ट एग्जांपल वी मे हैव फॉर सच काइंड ऑफ मार्केट कैन बी मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक wheat and rice. In case of wheat, there are numerous buyers and sellers. Farmer, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। As a result, no single buyer or seller can significantly affect the market price of the wheat. और सभी का wheat का जो क्वालिटी है और वो है सब कुछ क्या है, सेम है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या देखो, फर्स्ट फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ठीक ठीक है, क्या, चलो ठीक, बाकी का डिस्कशन हम लोग यहां से स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। चलो तो यहां तक पढ़ लेना और आज तुम्हारा रिजल्ट्स आ जाएगा लास्ट टेस्ट का, ठीक है। चलो बाय बाय, बताएंगे, पढ़ लो ना तुम पढ़ लो, टेस्ट बाद में कंफर्म होगा। होने से कौन कौन सा बाकी है